हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी फर्स्ट बुक है। इसका सेकंड चैप्टर करेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है। और इस चैप्टर की पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लो। 2023-24 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कराने वाला हूँ। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे चैप्टर हैं यही चैप्टर आपके आने वाले हैं पहली बुक से इस साल। ठीक है। एक बार आप लास्ट ईयर और इस ईयर का सिलेबस देख लो ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। लास्ट ईयर में आपको देखो इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन था और एक नेशंस थे यानी राष्ट्र थे। ऑर्गेनाइजेशन में आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना था यानी कि यूरोपीय संघ पढ़ना था, आसियान पढ़ना था, सार्क और ब्रिक्स पढ़ना था। ये लास्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक है। और नेशंस में आते हैं तो रसिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया पढ़ना था। लेकिन इस साल आपके सिलेबस में से थोड़े से टॉपिक डिलीट हो गए हैं और आपका सिलेबस पहले से कम हो गया है। ठीक है। इस साल क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। सबसे पहले नंबर पे आपको पढ़ना है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ। ठीक है। आपके सामने हिंदी में मैंने लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है आसियान के बारे में यानी कि जो साउथ ईस्ट जो एशियाई जो देश है उनका जो संगठन है आसियान, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर यानी कि जो चीन है ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में जो उभरा है, कैसे उभरा है ये आपको पढ़ना है। ठीक है। चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में जो उदय है इसको जानना है आपको। फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ पे देखना है जापान के बारे में पढ़ना है और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जापान और साउथ कोरिया जो है दोनों ही एक इमर्जिंग पावर है यानी कि एक उभरती हुई शक्ति है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। बस इतने से टॉपिक हैं यानी कि आप लास्ट ईयर के देखोगे सिलेबस को तो आपका सिलेबस इस साल थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है। दो तीन टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने। सार्क आपका हटा हुआ है, ब्रिक्स आपका यहाँ पे हटा दिया है और यहाँ पे आपको इंडिया हो गया, आपका इजराइल हो गया, रसिया हो गया। इस वाले चैप्टर से ये चीज़ें कम हो गई हैं, तो यानी कि आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़नी। अगर आपने लास्ट ईयर की मेरी वीडियो देखी है तो आपका काम उस वीडियो से भी चल जाएगा, बल्कि उसमें दो तीन टॉपिक आपको एक्स्ट्रा ही दिए हुए हैं। इस हिसाब से अगर देखें आज के हिसाब से तो आपके टॉपिक और ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे जो भी पूछना चाहें आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। और आपको हमारी वेबसाइट eklavyastudypoint.com पे जाकर आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री नोट्स तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ दे दूंगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। ठीक है। यूरोपीय संघ सबसे पहला टॉपिक है। तो यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का एक संगठन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1992 में हुई थी यानी कि 1992 में हुई थी और मोस्टेड संधि में हस्ताक्षर करवा के इसकी स्थापना की गई थी। तो कौन सी संधि के तहत हुई थी? अगर 1 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आए तो आपको बताना है कि मोस्टेड संधि जो कि 1992 में हुई थी 1992 में। ठीक है। इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। शुरुआत में अगर बात करें यूरोपीय संघ की तो ये एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। यानी स्टार्टिंग में ये कोई इतना बड़ा संगठन नहीं था, एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये राजनीतिक संगठन की तरह काम करने लगा। ठीक है। ये धीरे धीरे राजनीतिक होता गया और ये एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। इसके पास क्या है? यूरोपीय संघ जो है इसके पास अपना झंडा है। आप यूरोपीय संघ का झंडा देखोगे ये इस तरीके का झंडा है। ठीक है। इसमें आपको 12 गोल्डन कलर के स्टार दिखाई दे देते हैं, तो इस तरीके का इसका झंडा है। इसके पास अपना झंडा है, अपना जो गान होता है, ठीक है, एंथम जो होता है वो है। इसके पास अपना स्थापना दिवस है और इनके पास अपनी एक मुद्रा है। जैसे कि हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है, ऐसे यूरोपीय संघ की भी एक मुद्रा है जिसको यूरो कहा जाता है। ठीक है। और ये यूरो जो मुद्रा है काफ़ी ताकतवर है डॉलर के लिए, कहीं ना कहीं ये यूएस के डॉलर के लिए खतरा बन सकती है। फिर यूरोपीय संघ जो है इसने 2003 में अपना संविधान बनाने का भी प्रयास किया था। ठीक है। लेकिन इसको बनाने में ये फेल हो गया था, असफल रहा। यानी कि संविधान बनाने का प्रयास किया बट उसमें फेल हो गया। वर्तमान में अगर हम देखें यूरोपीय संघ में तो 27 यानी 27 देश इसके मेंबर हैं आज के समय में। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सी बातें, आपको बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ का झंडा देखो इस तरीके का है, यानी ब्लू कलर का डार्क आपके पीछे बैकग्राउंड है इसमें और ये गोल्डन कलर के इसमें स्टार बने हुए। ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये यूरोपियन संघ का झंडा है। तो यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के यानी गोल्डन
कलर के 12 स्टार बने हुए हैं, सितारे बने हुए हैं, जिसका एक घेरा बना हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो स्टार से एक घेरा बन रहा है, यानी गोल राउंड बन रहा है। और यह यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यहाँ पे मेल आएगा, ठीक है, यानी यहाँ के जो लोग हैं इनके बीच में एकता रहती है और मेल मिलाप है, इसका प्रतीक है ये 12 स्टार। अब बात करेंगे यूरोपीय संघ की विशेषता के बारे में, या फिर कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से हैं। तो मैंने एक में ही सारे पॉइंट फिट कर दिए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। समझिए, देखो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, आप पुरानी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ रहे हो, तो आप उससे मत पढ़िए, क्योंकि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसको डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको कुछ डेटा जो है, कुछ आंकड़े जो हैं वो आपको न्यू मिल जाएंगे, लेटेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ओल्ड में आपको कुछ गलत मिलेगा, क्योंकि आज के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, यूरोपीय संघ जो है एक जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत संगठन है, राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और सैनिक प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आप ये लगा लो कि दुनिया की जो सेकंड जो सबसे बड़ी सेना है ना, ये इनके पास है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखिए कि 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो वहाँ पे 2016 की जगह आपको 2005 लिखा होगा, क्योंकि 2005 तक के ही आंकड़े उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए लेटेस्ट से पढ़िए। तो 2016 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। इसका सकल घरेलू उत्पादन जो है वो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा। अब ओल्ड एनसीईआरटी में आपको ये आंकड़े जो है अलग मिलेंगे, ध्यान रखना। इसकी मुद्रा जो है यूरो, ये अमेरिका का जो डॉलर है, यानी कि जिसको हम यूएस डॉलर कहते हैं, उसके लिए भी खतरा बन सकती है। यानी यूरो बहुत ही मजबूत, आप उसको करेंसी मान सकते हैं, मुद्रा मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कि विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है, यानी कि अगर हम इसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है दुनिया के व्यापार में, ठीक है। और यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ का एक सदस्य जो कि वीटो पावर मिली हुई है जिसको, वो है फ्रांस। पहले क्या होता था, 2 सदस्य थे, फ्रांस और ब्रिटेन होते थे, लेकिन आपको पता है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है, तो ब्रिटेन इसमें से हट गया है, इसीलिए अब इसका एक सदस्य फ्रांस जो है, इसको हम कहेंगे कि इसको यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको यूएनएससी कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का ये परमानेंट मेंबर है, इसको वीटो पावर मिली हुई है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इससे ताकतवर बनता है यूरोपीय संघ। फिर एक है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना की बात करें तो यूरोपीय संघ के पास है, ठीक है। और फ्रांस के पास, अगर केवल फ्रांस की बात करें, देखिए फ्रांस के पास क्या है, परमाणु हथियार है। और ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि अगर केवल फ्रांस की बात कर रहा हूँ, देखो यूरोपीय संघ, पूरे यूरोपीय संघ की बात नहीं है यहाँ पे, ओनली फ्रांस की बात है। फ्रांस के पास 335 के करीब परमाणु हथियार है, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन जाता है टॉपिक कि यूरोपीय संघ की कमियां बताओ या फिर यूरोपीय संघ की कमजोरियां बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो देखिए यूरोपीय संघ जो है एक ताकतवर संगठन है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां हैं। वो क्या है, इसे समझिए। तो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति। अब देखिए यूरोपीय संघ में आपने पढ़ा था कि 27 कंट्री हैं, यानी 27 देश इसके मेंबर हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए सभी देश की अपनी अलग विदेश नीति होती है, ठीक है, सभी देशों की अलग रक्षा नीति है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये है तो एक ही संगठन के, लेकिन इनके बीच में आपस में मतभेद हो जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नीति जो है कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। एग्जाम्पल भी इसके लिए दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल से आप समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है कि जब इराक पर, यानी अमेरिका ने क्या करा था, इराक पे हमला कर दिया था, ठीक है। अमेरिका और इराक के बीच में ये लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया था। तो उस समय में ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने क्या करा था, इस हमले में उसका साथ दिया था, यानी उस समय ब्रिटेन इस हमले के साथ था, ठीक है। यूएसए ने क्या करा था, उसके इराक पे आक्रमण किया था, तो ऐसे में ब्रिटेन जो था उसके साथ था, ठीक है। ब्रिटेन ने उसको समर्थन किया था। लेकिन जो जर्मनी और फ्रांस है, जो कि जर्मनी और फ्रांस है, ये इसके अपोजिट थे, यानी ये इस चीज़ को सही नहीं बता रहे थे, ये यूएसए के खिलाफ थे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई ना कि है तो ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये तीनों के तीनों देश एक ही संगठन यानी यूरोपीय संघ के ही कंट्री हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो ये इसकी एक कमजोरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। सेकंड देखिए, डेनमार्क और स्वीडन, ये भी यूरोपीय संघ
यूरोप से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने मोस्टेट संधि को भी मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। फिर क्या है, देखिए ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन ने क्या करा, यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी कुछ ना कुछ कमजोरी रही होगी, कुछ ना कुछ बात रही होगी जिसकी वजह से वो एग्जिट हुआ इससे। इसके बाद क्या है, इसके कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, ये भी एक कहीं ना कहीं कमजोरी वाले पॉइंट में आपको लिखना है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। इसके बाद देखो आपके ना पेपर में क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश और यूरोपीय संघ के नए सदस्य देश। अब एक चीज ध्यान से देखिए, पुराने सदस्य देश कौन से, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्पेन, ये सब इसके पुराने सदस्य देश हैं। लेकिन बाद में इसमें कुछ और भी सदस्य देश शामिल हुए जिसको नए सदस्य देश कहा जाता है, जिसमें एस्तोनिया हो जाता है, लताविया हो जाता है, लिथुआनिया हो जाता है, पोलैंड हो जाता है, चेक हो जाता है, ठीक है, चेक गणराज्य हो गया, रोमानिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, क्रोएशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। तो आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि बताइए नया सदस्य देश कौन सा है, पुराना सदस्य देश कौन सा है, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा, आपसे पूछेंगे मैप में। देखो ये है यूरोपीय संघ का मैप। अब इसमें ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहे हैं, ये जो डार्क कलर में दिख रहे हैं आपको, ये तो हैं इसके नए सदस्य, आप ऊपर देखिए। और यहाँ पे ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये आपके हो जाएंगे नए सदस्य, ठीक है। तो अब आपके पेपर में क्या करते हैं, ये मैप दे देते हैं, और मैप में आपसे नए सदस्य पुराने सदस्य आपको कुछ हाईलाइट कर देंगे, या आपसे पूछ लेंगे, या इस तरीके से बताइए ये कौन सा देश है, तब आपसे पूछा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा बताइए कौन सा यूरोपीय संघ का नया देश है, कौन सा पुराना देश है, बिल्कुल भी नहीं, पर मैप में आपसे पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार इसमें पढ़ के देखो, आपको मैप क्लियर विजिबल है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो यूरोपीय संघ हमारा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आसियान। आसियान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आसियान क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसको आसियान कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी, और 5 देश थे जो इसकी स्थापना के समय थे, इसलिए इसको स्थापना वाले सदस्य कहा जाता है, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी जिन्होंने। लेकिन एक बात याद रखना, स्थापना के समय 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये थे प्रारंभ में, यानी ये संस्थापक देश हैं, ठीक है। लेकिन बाद में भी इसमें 5 देश और जुड़ गए, यानी स्टार्टिंग में 5 थे, बाद में 5 और जुड़ गए, तो इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। तो बाद में कौन से जुड़े हैं, तो ब्रुनेई दारुसलाम हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ये इसमें बाद में जुड़े हुए देश है। अब आगे देखिए, एक बार ना आपको मैप में पता होना चाहिए, ठीक है। मैप देखो ध्यान से, ये आपका जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान, इसका मैप है, ठीक है। आसियान के मैप में आप देखो, ये चाइना आपको दिख रहा है, और चाइना इधर है तो भारत इधर की साइड होगा, ठीक है, भारत किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा, यहाँ पे होगा भारत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कौन से देश देखने हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये हमें मैप में ढूंढने हैं। तो देखिए ये म्यांमार हो गया, ये लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये के सारे किसके सदस्य हो जाएंगे, आसियान के हो जाएंगे। तो पेपर में आसियान का मैप भी आ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बताइए आसियान जो है इसके उद्देश्य क्या है। तो आसियान जो है इसके क्या उद्देश्य हैं, तो देखिए आर्थिक विकास तेज करना इसका उद्देश्य है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना इसका उद्देश्य है, और कानून और वहाँ पे जो कानून का शासन है उसको सुधारना भी इसका उद्देश्य है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उस पर आधारित क्षेत्रीय शांति भी हो और स्थायित्व को बढ़ावा देना हो, ठीक है, ये सब है। अब देखिए अगर आप पिछले साल का और इस साल का सिलेबस को मैच करें तो आपके 90% जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, 90% बिल्कुल डिक्टो सेम है। जो चेंज है वो मात्र 5 से 10% पे है। कुछ टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं तो कुछ टॉपिक आपके वापस से आ गए हैं, बस यही फर्क है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इसे, इसमें मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना ही कराऊंगा, एक जरा सी भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। अगर एक्स्ट्रा देखनी है, डिटेल में देखनी है, तो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की वीडियो देखो, तब सिलेबस आपका बड़ा होता था, तब आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। तो आसियान के उद्देश्य पता लग गया। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, बताइए आसियान शैली क्या है। अब शैली का मतलब क्या होता है, वे का मतलब होता है तरीका, ठीक है, या फिर आप इसे स्टाइल भी कह सकते हो। यानी कि देखिए हर व्यक्ति का
काम करने का, कार्य करने का एक तरीका होता है, सबका एक तरीका होता है। इसी तरीके से हर संगठन का भी काम करने का एक तरीका होता है। तो आसियान क्या है, एक संगठन है और आसियान का काम करने का एक तरीका है, इसी को आसियान शैली कहते हैं, सिंपल भाषा में समझो तो। और थोड़ा सा इसको किताबी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए आसियान का काम करने का तरीका क्या है समझिए, अनौपचारिक, अनौपचारिक रूप से, टकराव रहित, बिना किसी टकराव के, सहयोगात्मक यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करके, मेल मिलाप यानी कि मिलजुल कर, यानी कि इसने अनौपचारिक रूप से काम किया, टकराव रहित होकर काम किया, सहयोगात्मक, सहयोग करके, कॉपरेट करके काम किया, मेल मिलाप के तरीके से। ये जो इसने एक नया उदाहरण पेश करा है ना काम करने का, बिल्कुल अलग तरीका, इसी से आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, काफ़ी नाम कमाया है, और इसी को आसियान शैली कहते हैं। और दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन भी आसियान कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यही आसियान शैली है, यानी कि आसियान का जो काम करने का तरीका है, जिसमें वो बिना टकराव के काम करते हैं, अनौपचारिक तरीके से काम करते हैं, सहयोग करके काम करते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं। ठीक है, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है कि आसियान के 3 स्तंभ जो है ये पेपर में आ जाते हैं। तो आसियान के 3 स्तंभ कौन से जिस पे आसियान टिका हुआ है, तो सबसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेकंड आपका कौन सा है, आसियान आर्थिक समुदाय। ठीक है, और थर्ड है आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तो आपके 3 स्तंभ हो गए। लेकिन कई बार ना इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए आसियान सुरक्षा समुदाय से क्या अभिप्राय है, या आर्थिक समुदाय से क्या अभिप्राय है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझो। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय की। तो इसका काम क्या है ये समझिए। तो इसमें देखो एक बार आप ध्यान से देखो, सुरक्षा समुदाय, तो आपको इसको पढ़ के क्या फील हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात है, ये कुछ ना कुछ सुरक्षा से रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सुरक्षा से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय को समझते हैं। सदस्य देशों के विवादों को सुलझाना, यानी सुरक्षा से रिलेटेड है। आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं, इनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को आपस में सुलझा लेना, उनकी सुरक्षा करना, ये किसका काम है, आसियान सुरक्षा समुदाय का। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो शांति सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि आपस में इनके बीच में शांति बनी रहे, सहयोग बना रहे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाना। कई बार देखिए क्या हो जाता है कि आपस में 2 देशों के बीच में, मान लो आसियान के 2 देश हैं, इनके बीच में कोई विवाद हो जाए या कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाए, तो उसको लेकर कई बार सैनिक टकराव हो जाता है। ठीक है, सेनाओं के बीच में युद्ध होने लग जाता है। तो इसको सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना, बल्कि इसको बातचीत के जरिए सुलझा लेना है। मान लो अगर 2 देशों के बीच में या किसी देश में कोई क्षेत्रीय विवाद हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है, तो उसको युद्ध तक नहीं ले जाना, उसको आपस में ही सुलझा लेना है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आसियान आर्थिक समुदाय। अब आपको इसको पढ़ के क्या समझ में आया होगा, आर्थिक है यानी कि कुछ ना कुछ बाजार से रिलेटेड बात होगी, कुछ ना कुछ व्यापार से रिलेटेड बात होगी, कुछ ना कुछ फायदे से रिलेटेड बात होगी, आर्थिक, यही समझ में आया ना, तो बिल्कुल आप करेक्ट समझ रहे हो। ठीक है, देखिए आसियान आर्थिक समुदाय का मतलब है साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ाना, यानी इनके देशों के बीच में एक साझा बाजार हो जिसमें कि ये व्यापार कर सके, और इनके बीच में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड हो, यानी जब एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है तो उसमें जो टैक्स वगैरह लगता है या जो जो उसमें शुल्क लगते हैं वो कम से कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही फ्री हो जाए। ठीक है, जिससे इनके बीच में व्यापार जो है बिल्कुल स्मूथ हो सके। एक तो ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, आर्थिक विवाद सुलझाना। देखिए कई बार क्या होता है, आर्थिक विवाद हो जाते हैं देशों के बीच में, तो उसको सुलझाना भी इसका काम है। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड है आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर, आपको पॉइंट से ही पता लग जाएगा, एक्सप्लेन की तो जरूरत ही नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करता है। ठीक है, तो देखते हैं आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना इसका कार्य है। तो ये क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको हर साल यही बताता हूँ कि आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेपर में गलत करते हैं। मान लीजिए आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि बताइए आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 1967। क्या लिखोगे आप, 1967। ठीक है, 1967। लेकिन आसियान क्षेत्रीय मंच ये अलग है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई पर क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई, दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा हुआ है, बताइए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य था कि आसियान के जो देश हैं इनकी सुरक्षा करना और आसियान देशों की जो विदेश नीति है उसमें तालमेल बनाए रखना। ठीक है, देखिए आसियान में 10 देश हैं,
सभी देशों की अपनी एक अलग विदेश नीति होती है। तो इनकी विदेश नीति में तालमेल बना रहे, आपस में कोई इनके विवाद ना हो, इन सबको सुलझाने का काम किसका है? आसियान क्षेत्रीय मंच का। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट आपका इसका एक दो टॉपिक और बच रहे हैं। आसियान विजन 2020, ये पेपर में आ जाता था पहले और अब तो कम ही आता है पेपर में, लेकिन इसको फिर भी हम पढ़ के चलेंगे, याद करके चलेंगे, ताकि अगर पेपर में आए तो हम कर पाए। ठीक है, आसियान विजन 2020, आसियान विजन दस्तावेज 2020, इस तरीके से भी आता है। तो इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये समझाना है। तो देखिए आसियान का विजन दस्तावेज था, एक विजन डॉक्यूमेंट था 2020। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुख भूमिका होगी, ये था। यानी कि देखिए जब आसियान बना था 1967 में, तो इसने एक हर संगठन का देखिए एक उद्देश्य होता है, एक विजन होता है। तो इन्होंने एक विजन लेकर चले थे कि 2020 तक, 2000 आसियान का विजन 2020 एक डॉक्यूमेंट था। इस समय तक ये क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, दुनिया भर में, जैसे यूएनओ हो गया या फिर बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की जो भूमिका है वो बहिर्मुखी होगी, यानी हर क्षेत्र में होगी। आर्थिक क्षेत्र में भी होगी, सामाजिक क्षेत्र में भी होगी, व्यापार के क्षेत्र में भी होगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी होगी, यानी हर क्षेत्र में बहिर्मुखी भूमिका होगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति भी यह बात निकली है, यानी कि टकराव की जगह ये बातचीत के जरिए सुलझाते हैं चीज़ों को, इसी नीति से ये बात निकली हुई है। ठीक है, फिर आसियान ने क्या है, कंबोडिया के टकराव को समाप्त कर दिया। देखिए जैसे कि भारत कौन से संगठन का सदस्य देश है, तो भारत जो है वो सार्क का देश है। ठीक है, सार्क हमारा संगठन है, लेकिन सार्क में क्या है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई देश हैं, पर इनके बीच में आपस में नहीं बनती। भारत की पाकिस्तान से नहीं बनती है, पाकिस्तान की भारत से नहीं बनती है, भारत की कई बार बांग्लादेश से नहीं बनती है। आपस में टकराव और माहौल खराब रहता है। ठीक है, लेकिन आसियान की खास बात क्या है, सार्क तो फेल हो गया, ठीक है, सार्क कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आसियान कामयाब हुआ। आसियान कामयाब क्यों हुआ? तो देखिए आसियान ने क्या करा है, इसके देशों के बीच में विवाद होते हैं, हर संगठन के देशों के बीच में विवाद होते हैं, ऐसे आसियान में भी। तो आसियान में कंबोडिया का टकराव हो गया था, कंबोडिया के बीच में कुछ विवाद था, तो आसियान ने इसको समाप्त कर दिया। कैसे? बातचीत के जरिए। ये सबसे बड़ी बात है कि बातचीत के जरिए इन्होंने सुलझा लिया। फिर आसियान में जो पूर्वी तिमोर है, यहाँ पे भी संकट गहराता गया था, तो इसको भी इन्होंने सुलझा लिया। कैसे? बातचीत के जरिए। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विजन 2020 आ जाए तो उसमें आपको ये चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है आसियान का, ये न्यू टॉपिक आप इसे मान सकते हो। अगर आप पुराने एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, नई एनसीईआरटी में भी आसियान के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए आसियान की जो उपयोगिता है, कई बार इस पर पूछ लेते हैं, बताइए आसियान की क्या उपयोगिता है, या मान लो ऐसे पूछ लें कि बताइए आसियान की प्रासंगिकता क्या है, क्या इसका कुछ रेलिवेंस है भी या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस बिल्कुल है। देखिए भारत और चीन तेजी से विकास कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, तेजी से विकसित हो रहे हैं धीरे धीरे, और आसियान भी तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है, डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में भारत और चीन का व्यापार जो है वो, और निवेश जो है वो आसियान के साथ हो रहा है, यानी आसियान और भारत चाइना जैसे देशों का, सारे ये एशियाई देश हैं, लेकिन कोई दक्षिण एशिया में आता है तो कोई दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है, कोई पूर्व एशिया में आता है, इस तरीके से। तो इन देशों के बीच में आपस में व्यापार हो रहा है, आपस में निवेश हो रहा है, इससे लाभ किसको हो रहा है? इन सभी को हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आसियान को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, चीन को भी फायदा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रासंगिक है। ठीक है, पूरी तरीके से इसकी उपयोगिता है, ये बता दोगे। आगे देखो, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पे भी ध्यान दिया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आपस में व्यापार को इतना सरल कर लेना, फ्री ट्रेड कर लेना, यानी कि कोई जो शुल्क वगैरह लगते हैं उसको या तो बहुत कम कर दो या फिर बिल्कुल ही फ्री कर दो। इससे क्या होता है? व्यापार आसानी से होता है, बढ़ता है, फायदा होता है। तो इन्होंने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पे ध्यान दिया है। इसी के साथ अमेरिका और चीन जो है, इन्होंने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि इन्हें पता है अगर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इन सभी को लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, आसियान हमारे लिए रेलिवेंस है, प्रासंगिक है। इसके बाद देखिए 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। ठीक है, 1991 के बाद भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? पूरब की ओर देखो, यानी जो पूरब के देश हैं, एशियाई, पूर्व एशियाई देश हैं, उनके साथ व्यापार करेंगे। लेकिन 2014 में एक दूसरी, इसी नीति का नाम बदल दिया या इसको नए तरीके से लेकर आए, इसको कहा जाने लगा लुक ईस्ट की नीति। ठीक है, अब इसको लुक ईस्ट की नीति कहा जाने लगा, और इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक,
आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि और ज़्यादा इसको मतलब बेहतर बनाया। ठीक है, फिर क्या है कि भारत ने आसियान के सदस्य देश जैसे कि सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, और अब तो मलेशिया के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता कर लिया, यानी कि इनके बीच में फ्री ट्रेड हो सकता है। ठीक है, और भारत ने आसियान के साथ 2009 में मुक्त व्यापार समझौता किया था, जो कि 2010 से लागू भी हो गया है। और ये एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, ठीक है, ये आसियान जो है एशिया का ऐसा एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए एक मंच दे देता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म दे देता है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को बातचीत से सुलझा लिया है, तिमोर के संकट को सुलझा लिया है। ये 2 लाइन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ विजन 2020 में। ठीक है, आपने वहाँ पे भी देखा होगा। तो ये तो हो जाएगा इसका रेलेवेंस और इसका महत्व। और 2018 में क्या हुआ था, सिंगापुर में आसियान का 33वां सम्मेलन था। ठीक है, तो इसका आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन था कब, 2018 में। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। चीन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें 3 टॉपिक हैं आपके, एक चीन का है, एक जापान का और एक साउथ कोरिया का। तीनों टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाइना के बारे में पढ़ते हैं। चाइना आपको पता है कि भारत के ऊपर की साइड अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको चाइना दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चीन जो है भारत का एक पड़ोसी देश है। चीन एक विशाल क्षेत्रफल और आबादी वाला देश है। चाइना की जो आबादी है आपको पता ही है दुनिया में ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और चीन एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, कई सारे देशों के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो शेयर होती है। चीन को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में और इसके उभरने, ठीक है, ये इतनी तेज़ी से उभर रहा है 1978 के बाद से कि इसको एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर ये इसी रफ्तार से डेवलप होता रहा तो 2040 तक ये यूएसए से भी आगे निकल जाएगा, यानी कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चाइना का इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक सा। और थोड़ा सा समझते हैं। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया में विकास का इंजन बना हुआ है। अब क्या है भाई, आपको पता होगा कि चाइना का जो व्यापार है वो दुनिया भर में किस लेवल का है। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई देश हो जहाँ पे जिसके साथ चाइना का व्यापार ना होता हो। इस कारण इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, और क्षेत्रीय मामलों में भी इसका प्रभाव इसी मामले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसकी जो विशाल आबादी है, इसके पास बड़ा भूभाग है, इसके पास संसाधन है, क्षेत्रीय इसकी स्थिति भी ठीक है, और राजनीतिक प्रभाव भी इसका काफ़ी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना, ये सारी जो चीज़ें इसके पास हैं, इसकी वजह से चाइना जो है उसका प्रभाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1949 में माओ के नेतृत्व में यहाँ पे एक क्रांति हुई थी जिसको चीनी क्रांति कहते हैं। ठीक है, और 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में यहाँ पे मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई थी। तो ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डीप एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। अब आपको समझना है, तो मैं आपको क्या करूँगा, 1950 के चीन से लेकर और वर्तमान समय के चीन तक क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, कौन सी पॉलिसी अपनाई, क्या क्या हुआ, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वर्तमान समय में चीन जितना विकसित है, हमें जितना विकसित देखने को मिलता है, ये सब इसके आर्थिक नीतियों के कारण हुआ। यहाँ के जो नेता थे उन्होंने अच्छी आर्थिक नीतियाँ यानी आर्थिक पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से चाइना का डेवलपमेंट हुआ है। चीन प्रारंभ में व्यापार में शामिल नहीं होता था, यानी कि शुरू में चीन, आज के समय में तो आप देखोगे दुनिया भर में चीन का व्यापार फैला हुआ है, लेकिन प्रारंभ की बात करें तो चीन दुनिया भर में व्यापार नहीं करता था। 1978 में चीन में मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई थी। मुक्त द्वार मतलब ओपन डोर। ओपन डोर का मतलब क्या था कि इन्होंने अपने दरवाजे जो है वो ओपन कर दिए। किस चीज़ के लिए? व्यापार के लिए। यानी पहले ये दुनिया भर से व्यापार नहीं करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने डोर ओपन कर दिए, यानी कि अपना व्यापार जो है दुनिया भर में फैला दिया। ठीक है, और विश्व व्यापार में भी ये शामिल होने लगे। और मुक्त द्वार की नीति जो है यहाँ के जो नेता थे देंग शाओपिंग, इनके द्वारा अपनाई गई थी। इसके बाद से चीन जो है वो तेजी से मतलब विकास करने लगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। देखिए, चीनी क्रांति जो थी 1949 में हुई थी, और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में हुई थी। यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था को इन्होंने अपना रखा है। चीन पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि दुनिया भर से ये व्यापार करता नहीं था। दुनिया भर से इसने अपने रिश्ते जो थे वो तोड़ रखे थे, और ये साम्यवादी बना हुआ था। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया से इसका कोई
रिश्ता था नहीं, व्यापार वगैरह करता नहीं था। ऐसे में चीन के पास संसाधन जो थे उसी संसाधन से ही गुजारा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता था। तो ये क्या करते थे, ये खेती करते थे और खेती से जो पूंजी निकलती थी उसको उद्योग में लगा देते थे। लेकिन इनके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, विदेशी मुद्रा ना होने के कारण ये बाहर से व्यापार वगैरह नहीं करते थे, ठीक है। और बाहर से आयात होने वाली कोई अगर चीज़ थी भी तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उसको घरेलू लेवल पे यानी अपने देश में ही बनाना स्टार्ट कर दिया। चीन में रोजगार की स्थिति देखें तो ठीक थी और इनकी अर्थव्यवस्था भी 5-6% की दर से विकास कर रही थी, ठीक था। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट था वो था इनकी जनसंख्या। इनकी जनसंख्या जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में चाइना को नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो फिर चाइना ने क्या करा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून भी बनाए थे, ठीक है। फिर क्या होता है 1973 में जो चाउ एन लाई है, इन्होंने क्या करा, 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण के प्रस्ताव रखे। देखिए चाइना को फायदा कैसे कैसे हुआ। चाइना को फायदा होने में पहला स्टेप तो आप यही मान लो, चाउ एन लाई का। इन्होंने कृषि को, उद्योग को, सेना को और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, इसको इन्होंने इन 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण कर दिया, ठीक है। इसको मॉडर्न बना दिया। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर क्या है, दूसरा स्टेप था देंग शाओपिंग का। इसने मुक्त द्वार की नीति अपनाई यानी ओपन डोर नीति अपनाई, जिससे कि इन्होंने व्यापार के लिए दरवाजे खोल दिए तो व्यापार करने लगे, यानी ये सेकंड स्टेप था। यहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है। तेजी से चीन विकास करने लगा। और चीन जो है इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, क्योंकि आपको पता होगा 1991 में जब सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर का विघटन हो गया था, टूट गया था, तो ज़्यादातर जो साम्यवादी देश थे वो धीरे धीरे शॉक थेरेपी अपना के पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे थे। लेकिन चाइना ने ये वाला काम नहीं करा। चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। अब चरणबद्ध ढंग से खोलने का मतलब क्या है, यानी स्टेप बाइज स्टेप इन्होंने फैसले लिए। जैसे कि 1973 में इन्होंने क्या करा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो इन्होंने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण करा। तो 1973 में क्या करा, इन्होंने आधुनिकरण करा, पहला स्टेप हो गया। फिर इन्होंने क्या करा, सेकेंड स्टेप में देखो 1978 में ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाई, ठीक है। ये इनका दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप देखो, इन्होंने क्या करा, 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, यानी कि 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया। ये तीसरा स्टेप हो गया जिससे इनको फायदा हुआ। चौथा स्टेप इन्होंने क्या करा, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, उद्योगों में भी इसको फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फैसले लिए, पॉलिसी बनाई और उसके तहत चाइना जो है डेवलपमेंट करता गया। और 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया, उसका मेंबर भी बन गया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि चाइना कैसे मतलब एक डेवलप बन गया, ठीक है, डेवलप देश बन गया। और ये टॉपिक वैसे तो आपके इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपने इतना चाइना के बारे में पढ़ ही लिया है तो भारत के साथ इसके संबंध भी पढ़ लो, ठीक है, क्या पता पेपर में आ जाए। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आपको पता है बहुत फेमस था। चीन ने क्या करा, भारत पे 1962 में हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है, जिसमें भारत की हार हो गई, क्योंकि भारत बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी। भारत को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। फिर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद है। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, इसलिए भी विवाद है। दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी, इसलिए भी भारत चाइना के बीच में विवाद है। पंचशील समझौता हुआ था जो कि फायदे के लिए था, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ विवाद हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ भारत और चीन के रिलेशन है। तो ये तो हो गया हमारा चाइना वाला टॉपिक, इतना ही पूछेंगे आपसे चाइना से। नेक्स्ट है आपका जापान और दक्षिण कोरिया। थोड़ा थोड़ा है इसके बारे में भी पढ़ते हुए चलो। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर स्थित एक छोटा सा देश आपको दिखेगा, द्वीपीय देश है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये मैप है, ये भारत है। भारत के पूर्व की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जापान दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए ये द्वीपीय देश है। तो आप क्या क्या कह सकते हो कि पूर्व दिशा में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान जो है परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश। आपको पता है यूएसए ने परमाणु बम गिरा दिए थे जापान के ऊपर, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। इसके बाद है कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग करा। यानी इनका जो संविधान है जापान का, इनके आर्टिकल 9 में ये क्लियर करा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कभी भी ये बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका त्याग कर दिया इन्होंने हमेशा के लिए। क्लियर है। आगे देखो, जापान जो है सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है जापान जो है बहुत तेजी से उभरता हुआ एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। और ये G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। जो आप ग्रुप 7 पढ़ते हो ना, ग्रुप 7 के जो सदस्य देश है, मेंबर है, उसमें एशिया का एकमात्र देश जापान है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब इसके पास प्राकृतिक संसाधन इतने कम हैं ना के बराबर,
तो ऐसे में ये कैसे डेवलप हो गया, देखिए ये कच्चा माल बाहर से खरीदता है और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके वस्तु का रूप में बदल के दुनिया को बेच देता है। और इस मामले में भी देखो जापान जो है काफ़ी आगे हो चुका है, ठीक है। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के मामले में और उत्पाद बनाने में ये दुनिया में बहुत ऊपर है। सोनी आपने ब्रांड सुना होगा, पैनासोनिक हो गया, होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, ये जापान की फेमस ब्रांड है, ठीक है। और 1964 में जापान जो था OECD का सदस्य भी बन गया था। और जापान की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया में अगर हम देखें तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही है जो ग्रुप 7 का सदस्य है। आई थिंक ये लाइन हमने पहले भी पढ़ी है, ये रिपीट हो गई है। अगर हम देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो ये दुनिया में 11वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में पैसे देने की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे तो यूएसए सबसे ज़्यादा पैसा देता है और सेकंड नंबर पे जापान सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। सैन्य खर्चे के बारे में अगर बात करें तो विश्व में जापान का 7वें नंबर पे स्थान आता है, ठीक है। और 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन भी हो रखा है। तो इतना ही आपको जापान के बारे में पढ़ना है। इसी में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। तो एक बार आप थोड़ा सा ना मैप देख लो एक बार। ये भारत है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। भारत से जब आप पूर्व दिशा की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये कोरिया है। पहले ये कोरिया प्रायद्वीप एक ही होता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ कोरिया कहलाता है और नीचे वाला जो है ये साउथ कोरिया कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं। तो कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, जो कि 1939 से 45 तक हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस विश्व युद्ध के अंत में इसको दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। दक्षिण कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया उत्तरी कोरिया हो जाता है। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में ये बट गया था। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, और पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व एशिया का देश है ये। और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है ये सियोल है और यहाँ से हान नदी गुजरती है। हान नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिण कोरिया सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आपने फेमस ब्रांड सुने होंगे सैमसंग, सैमसंग आप सभी जानते हैं। सैमसंग बहुत फेमस ब्रांड है, दुनिया भर में इसकी जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं। तो ये कहाँ का है? ये साउथ कोरिया का है। LG आपने सुना होगा, LG भी जो है ये साउथ कोरिया का है, ठीक है। किया गाड़ियाँ, किया की गाड़ियाँ वगैरह आपने देखी होंगी, ये भी साउथ कोरिया के हैं। Hyundai वगैरह ये सब क्या है? साउथ कोरिया के ब्रांड है। 1960 के दशक और 1980 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ। इसी को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। हो सकता है पेपर में आपसे ऐसे पूछ ले, बताइए हान नदी के चमत्कार से क्या अभिप्राय है, तो आप बोलोगे कि 1960 से 1980 के दशक के बीच में जो साउथ कोरिया ने जो अपना विकास किया है, जो आर्थिक शक्ति के रूप में वो उभरा है, इसी को हान नदी के चमत्कार के रूप में जानते हैं, ठीक है। फिर 1996 में ये OECD का सदस्य बन गया था और 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है वो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर दुनिया में बात करें तो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की यानी मानव विकास रिपोर्ट की, तो 2016 के अनुसार जो दक्षिण कोरिया की जो HDI रैंक है वो 18वां नंबर है इसका। HDI का क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि दुनिया भर में मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि भाई किस देश का मानव विकास सबसे बेहतर है, ठीक है। तो उसमें इसका 18वां स्थान है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं वो क्या है? यहाँ पे सफल भूमि सुधार किए गए, इसलिए ये इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो लिस्ट में जो नाम आता है वो ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पे भूमि सुधार बढ़िया हुआ है, ठीक है। फिर ग्रामीण विकास यहाँ पे ठीक हुआ है, व्यापक मानव संसाधन विकास है, तीव्र न्याय संगत आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। फिर सैन्य व्यय के मामले में अगर सैनिक खर्चे के बारे में देखें तो दक्षिण कोरिया जो है इसका 10वां नंबर आता है दुनिया भर में। और दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भी फेमस है क्योंकि LG हो गया, सैमसंग हो गया, Hyundai हो गया, ये सारे यहीं के ब्रांड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान था। और लास्ट ईयर से इस ईयर में अगर दोनों में देखें तो थोड़े से टॉपिक डिलीट हुए हैं, बाकी 90% सिलेबस आपका बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।